आज हम आयनन अंश या आयनन मात्रा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता क्या है कि घुले हुए वैद्युत अपघट्य पदार्थ का वह भाग जो आयनों के रूप में उपस्थित होता है, आयन की मात्रा या आयनन अंश कहलाता है। आयनन की मात्रा या आयनन अंश को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति जो है आयनन अंश या आयनन की मात्रा को कैसे प्रभावित करती है कि कुछ वैद्युत अपघट्य पदार्थों को जल में घोलने पर उसका आयनन बहुत क्या होता है, अधिक होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। इन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। कुछ पदार्थ जैसे इसमें आता है एसिटिक अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे होते हैं जिनका आयनन बहुत कम होता है। ऐसे पदार्थों को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो विभिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन भिन्न भिन्न होता है। तो आयनों की उपस्थिति में आयनीकरण कम हो जाता है और ये उभयनिष्ठ होते हैं। सेकेंड है, इसको प्रभावित करने वाले कारक में विलायक की जो प्रकृति होता है। तो विलायक की प्रकृति, आयनन की मात्रा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जब विद्युत अपघट्य को विलायक में घोला जाता है तब विलायक दोनों आयनों को बांधने वाली स्थिर वैद्युत बल रेखा को कमजोर कर देता है और आयन पृथक हो जाते हैं। विलायक की इस प्रकृति को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट द्वारा मापा जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे विलायक निर्वात है उसमें डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है 1 होता है और आयनन इसमें नहीं होता। इसी प्रकार बेंजीन है उसमें 2.3 होता है और बहुत कम होता है इसका आयनन। ईथर में 4.1 होता है और इसका आयनन कम हो जाता है। इसी प्रकार एल्कोहल विलायक जो है उसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 25 होता है और कुछ अधिक हो जाता है। जल का जो विलायक है इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक इसका 80 होता है और आयनन इसका बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार अन्य जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें विलयन की तनुता जो है, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की तनुता बढ़ाने से विद्युत अपघट्य का आयनन बढ़ता जाता है किंतु तनुता की एक सीमा के बाद आयनन स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार ताप का प्रभाव भी इसको प्रभावित करता है। तो इसमें विलयन का ताप बढ़ाने से पदार्थ का आयनन बढ़ता है क्योंकि अधिक ताप अणुओं की गति बढ़ा देता है और आयनों के मध्य आकर्षण बल को कम कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्नियस सिद्धांत के दोष। जो आर्नियस थे उसके सिद्धांत के कुछ दोष है। तो जैसे इसमें फर्स्ट दोष है सोडियम क्लोराइड NaCl जल में घुलकर N+ आयन तथा Cl ऋण आयन में विभाजित हो जाता है। इस N+ आयन को जल से क्रिया कर लेनी चाहिए परंतु यह क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो उस समय Na सोडियम तथा सोडियम+ आयन में अंतर स्पष्ट नहीं था। सेकेंड है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त Na आयन तथा Cl ऋण आयन आपस में संयोग करके उदासीन अणु क्यों नहीं बनाते। तीसरा है आर्नियस के दोष में कि विलयन में उपस्थित आयनों को विसरण द्वारा एकत्र हो जाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है। और फोर्थ है कि विलयन में आयन स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो कमियों को आयन, परमाणु व अणु का अंतर समझ लेने के बाद समझा जा सकता है। जैसे परमाणु तथा आयन में अंतर, इसमें देखते हैं सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर होता है। जैसे सोडियम परमाणु है यह विद्युत उदासीन है क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन तथा 11 ही प्रोटॉन होते हैं और सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। जबकि सोडियम आयन इस पर धन विद्युत आवेश होता है क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन होते हैं और सभी आयन धन या ऋण आवेशित होता है। इसी प्रकार सोडियम परमाणु जो है अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं को
इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होती है, जैसे सोडियम की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और सोडियम आयन में क्या होता है इसमें कि आयनों की इलेक्ट्रॉनिक रचना स्थायी होती है, जैसे सोडियम N+ की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार तीसरा इसमें अंतर ये होता है कि सोडियम परमाणु अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी परमाणु क्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम जल से क्रिया करता है। और सोडियम जो आयन है ये आयन अक्रियाशील होते हैं, जैसे N+ आयन जल से क्रिया नहीं करता या किसी अन्य आयन से क्रिया कर सकता है। तो इस प्रकार से परमाणु और आयन में अंतर होता है। फिर देखते हैं आर्नियस के आयनिक सिद्धांत के पुष्टि के कुछ प्रमाण है। ठीक, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द आर्नियस थ्योरी ऑफ द आयोनाइजेशन। जैसे इसमें फर्स्ट है एक्स किरण का अध्ययन। एक्स किरण द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने से पता चलता है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों की ठोस अवस्था में भी आयन उपस्थित है। क्रिस्टल संरचना में ये आयन क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हैं। जैसे सोडियम की क्रिस्टल में N+ तथा Cl ऋण आयन उपस्थित रहते हैं। ठीक, जो है ओम के नियम का पालन। धात्विक चालकों के समान वैद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन में ओम्स के नियम का पालन करते हैं। जैसे विद्युत धारा की संपूर्ण मात्रा विलयन का प्रतिरोध समाप्त करने में प्रयुक्त होती है तथा उसका कोई भी भाग वैद्युत अपघट्य का आयनन करने में व्यय नहीं होता। यह तभी संभव है जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के पूर्व ही उसमें आयन उपस्थित हो। थर्ड है इसमें कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों के अणु संख्यक गुण जो पराशर दाब, वाष्प पदार्थ में अवनमन क्वथनांक में, उन्नयन हिमांक में अवनमन आदि अणु संख्यक गुण कहलाते हैं। ये गुण कणों की संख्या पर निर्भर होती है और कणों की संख्या में वृद्धि होने पर इन गुणों के मान में भी वृद्धि हो जाती है। यदि हम किसी निश्चित आणविक कणों की सांद्रण वाले ग्लूकोज विलयन में पराशर दाब की तुलना समान आणविक सांद्रण वाले सोडियम क्लोराइड के विलयन के पराशर दाब से करें तो पाएंगे कि सोडियम क्लोराइड विलयन का पराशर दाब ग्लूकोज विलयन के पराशर दाब से लगभग दुगना रहता है। इसका कारण यह है कि सोडियम क्लोराइड का एक अणु 2 आयन बनाता है, जिसे ग्लूकोज विलयन की तुलना में सोडियम क्लोराइड विलयन में कणों की संख्या लगभग दुगनी रहती है। इसी प्रकार फोर्थ है उभयनिष्ठ आयनों के गुण को। ये क्या होता है कि वे वैद्युत अपघट्य जिसमें कोई उभयनिष्ठ आयन उपस्थित रहती है इनके गुणों में समानता रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम के परमैंगनेट के विलयन उभयनिष्ठ MnO4 ऋण आयन के कारण बैंगनी होते हैं और सोडियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयनों का रंग उभयनिष्ठ डाइक्रोमेट जो आयन होता है Cr2O7 2+ ऋण आयन के कारण नारंगी होता है। ठीक, फिर इसमें फिफ्थ देखते हैं आयनिक अभिक्रियाएं। वैद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन में आयन उपस्थित रहते हैं। इसकी पुष्टि अकार्बनिक रसायन की अभिक्रियाओं से हो जाती है। जैसे नमक के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने से सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आर्नियस के आयनिक सिद्धांत की उपयोगिता में। तो आर्नियस आयनिक सिद्धांत द्वारा वैद्युत अपघटन की जो क्रिया है अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं उसकी व्याख्या वैद्युत अपघट्यों की चालकता, उदासीनीकरण और जल अपघटन को समझाया जा सकता है इसमें। ठीक, तो इसमें फर्स्ट होता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया। ठीक, तो वैद्युत अपघट्य के विलयन में धनायन और ऋणायन रहते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गति करती है। ठीक है, तो ये विपरीत आवेश की ओर गति करती है। तो इससे वैद्युत अपघटन की जो क्रिया है उसको आर्नियस के सिद्धांत के आधार पर उसको समझा जा सकता है। सेकंड है अम्ल, क्षार और साल्ट जो होता है उसकी व्याख्या करने में। तो आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल, क्षार की परिभाषा को, जैसे अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में केवल धनायन, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं, वे अम्ल है। ठीक, और क्षार क्या है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में केवल ऋण आयन या हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋण आयन देते हैं, वे क्षार होते हैं। ठीक है,
फिर इसमें थर्ड है उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन में देखेंगे किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व पानी बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको उदाहरण देख लेते हैं कि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, ये बनेगा पानी और लवण, तो NaCl प्लस H2O ये हो जाएगा, तो ये बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। पांचवें में देखेंगे जल अपघटन। शुद्ध जल उदासीन होता है क्योंकि उसमें OH ऋण आयन तथा H2H3O प्लस आयनों का सांद्रण बराबर है। परंतु जब कोई सॉल्ट है जल से अभिक्रिया करता है तो विलयन OH ऋण आयन या H3O प्लस आयनों के सांद्रण में वृद्धि हो जाने के कारण विलयन क्षारीय अम्लीय हो जाता है। इस घटना को जल अपघटन कहा जाता है। अतः जल अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें जो लवण का धन आयन अथवा ऋण आयन जल से अभिक्रिया कर अम्लीयता व क्षारकता उत्पन्न करता है। फिर इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ देखते हैं कि ऐसे अम्ल जिसका जलीय विलयन जो है H आयन H धन आयन जो होता है, अर्थात वो अम्ल क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। जैसे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जल अपघटन से बने NH4OH जो होता है उसका आयनन कम होता है। इसमें विलयन में H3O धन आयन अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं तथा विलयन अम्लीय होता है। अर्थात किसी प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार लवण जल अपघटन से अम्लीय अभिक्रिया देता है। ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ अणु आयनित होते हैं, ज़्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं। अर्थात ज़्यादा आयनित अणु है वो प्रबल होगा। पीएच मान एवं पीएच स्केल के बारे में, पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल्स। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण उसके प्रति लीटर में उपस्थित ग्राम आयनों की संख्या के बराबर होती है। शुद्ध जल का आयनीकरण बहुत ही कम मात्रा में होता है। जल में हाइड्रोजन H धन आयन और हाइड्रोक्सिल OH ऋण आयनों का सांद्रण 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है, अथवा जल किसी तनु जलीय विलयन के लिए। जैसे यहाँ देखते हैं KH2O बराबर H धन आयन तो OH ऋण आयन। तो ये क्या है, जहाँ KH2O है जल की आयनिक गुणनफल है। ठीक, तो ये हो जाएगा KH2O है ये बराबर 10⁻⁷ × 10⁻, नहीं गुणा करना है 10⁻⁷ बराबर 10⁻14। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनफल। यहाँ पर देखते हैं कोई विलयन उदासीन है, अम्लीय है अथवा क्षारीय है, यह केवल उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कुछ आयन में कि किसी जलीय विलयन में पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, यह पीएच स्केल कहलाता है। विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता है उसकी स्केल द्वारा मापी जाती है। अम्ल के लिए पीएच का मान 0 से 7 तक बढ़ता है परंतु उसकी तीव्रता में क्रमशः कमी आती है। प्रबल जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 0 से 2 तक और दुर्बल अम्लों के लिए पीएच मान 2 से 7 तक होता है। इसी प्रकार निर्बल क्षारों के लिए 7 से 12 तक प्रबल क्षारों के लिए और 12 से 14 तक होता है वो प्रबल है, और दुर्बल के लिए 7 से 12 तक। तो इस प्रकार इसको समझा जा सकता है। फिर देखते हैं अम्लीय मृदाएं, एसिडिक सॉइल्स।
तो अम्लीय मृदाओं को खट्टी मृदा भी कहा जाता है, और उस स्थानों में जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ घास फूस खरपतवार एवं अन्य वनस्पतियाँ अधिक पैदा होती है, वो क्या है, सड़ गलकर ह्यूमस बनाती है। और ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ है जो वनस्पति होता है उसके मलमूत्र, हड्डियों व अन्य पदार्थों के सड़ने से बनता है, लेकिन उसे पहचाना नहीं जा सकता। ठीक, तो ऐसे पदार्थ के जो अवशेष होते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो वहाँ का जो मृदा है वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय मृदाओं की जो विशेषता है उसमें देखते हैं कि ऐसी मृदाएं नम एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और पीएच मान 7 से कम अर्थात 3 से लेकर 6.9 तक होता है। हाइड्रोजन H धन आयन की मात्रा हाइड्रोक्सिल आयन से अधिक होती है। इनका रंग गहरा अर्थात कालापन लिए होता है। वनस्पति अधिक उगती है। भूमि में कार्बनिक अम्ल अधिक पैदा होते हैं। ठीक, तो मृदा की विशेषता है। फिर क्षारीय मृदाएं ऐसी मृदा होती है जहाँ क्षारों की मात्रा अधिक होती है, और क्षारीय मृदाओं में हानिकारक जो साल्ट होते हैं उसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग है, जैसे विनिमय सोडियम की जो प्रतिशत है 15% से कम पाया जाता है ना। उसके बाद इसमें इन मृदाओं के ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के जो साल्ट का परत जम जाती है जिसे रेह कहा जाता है ना। तो ऐसे क्लोराइड है, सल्फेट है, कभी कभी नाइट्रेट है कि घुलनशील जो साल्टीय होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर नॉन सलाइन एल्कली सॉइल्स, तो ऐसी मृदाओं में कुछ लक्षण है, जैसे विनिमय सोडियम 15% से अधिक पाया जाता है, और भूमि का पीएच मान 8.5 से 10 तक होता है, और हानिकारक घुलनशील जो सलाइन होता है वो 1% से कम पाए जाते हैं, और जीवांश पदार्थ मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं जो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण काले रंग में बदल जाता है ना। तो इसलिए मृदाओं का रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो हमने आज समझा कि क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा, पीएच मान, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, आर्नियस के सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट्स में समझे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।